Hello dear students, myself Manish Pandey. I am teaching mathematics in PP Sawani Center for Excellence. सेंटर फॉर एक्सीलेंस के बारे में आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, आई डोंट नो, पर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। सेंटर फॉर एक्सीलेंस गुजरात का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। टॉप इंस्टीट्यूट्स के साथ इसकी काउंटिंग होती है। गुजरात में नंबर 1 चल रहा है इस समय, रिजल्ट के बेसिस पर हो या नंबर ऑफ स्टूडेंट के बेसिस पर हो। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने इंस्टीट्यूट में बहुत मेहनत करके इसको बहुत ऊपर तक ले गए हैं और आज हमारा नाम गुजरात के नंबर 1 इंस्टीट्यूट में लिया जाता है। आप लोगों को मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि आप लोग जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं उस पर पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं और ये इंस्टीट्यूट आपके भरोसे के लायक है, क्योंकि ये आपका गुजरात का लोकल इंस्टीट्यूट है। आप किसी बाहर के और इंस्टीट्यूट में यदि जाएंगे तो वहाँ के जो मेन ऑफिस हैं वो कोटा में हैं या कहीं और हैं, जैसे और मतलब कोटा में है या फिर साउथ दिल्ली में। आप समझ गए होंगे मैं किन इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन हमारा लोकल इंस्टीट्यूट है। आपको कभी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप हमारे जो ऑनरेबल चेयरमैन हैं उनसे भी बात कर सकते हैं। आपको कभी कोई प्रॉब्लम हम आने ही नहीं देंगे। इसीलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा इंस्टीट्यूट नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगा। मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। मैथ्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। मैथ्स मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूँ एक फ़न की तरह पढ़ाता हूँ। मैथ में आपको मजाक में आप किस लेवल तक मैथ को पढ़ लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मैथ बहुत ही आसान है, क्योंकि मैथ में आपको बहुत रटना नहीं पड़ता। मैथ सिर्फ समझने का गेम है। आपको यदि समझना आता है तो आप मैथ बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मैथ से आपके लॉजिक्स बढ़ते हैं। मैथ्स पढ़ी ही इसलिए जाती है क्योंकि आपके लॉजिकल पॉइंट स्ट्रांग होंगे। वैसे तो मैथ में यदि आप सिर्फ प्लस कर लें, माइनस कर लें, डिवाइड करना सीख लें और मल्टीप्लिकेशन सीख लें तो आपका पर्याप्त हो गया मैथ। क्यों? क्योंकि आप बड़े मान लो बड़े कल को कोई बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाते हैं, कलेक्टर बन जाते हैं या आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, तो वहाँ पर कोई जाकर आपसे ये नहीं पूछेगा कि साइन कॉस की वैल्यू बताइए या ये सम सॉल्व करिए। वहाँ पर तो क्या होगा, सिंपल से कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भाई हमारे गांव में पानी नहीं आ रहा, हमारे गांव में नहर नहीं है। तो इस सब का आपको निदान करना होगा। तो इसके लिए आपको क्या लॉजिक्स चाहिए। यदि आपके अच्छे लॉजिक्स नहीं है, आपने अच्छे से मैथ नहीं पढ़ी, आप अच्छे लॉजिकल नहीं हैं, तो आप ये सब नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब आपके लॉजिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए, तब जाकर आप उस पोस्ट पर जाएंगे। और मैथ पढ़ने से आपके लॉजिक्स बढ़ते हैं, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैथ के जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपके लॉजिकल जो एनालिसिस करने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन में जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं तो उस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम के फिर आप सोचेंगे उस प्रॉब्लम के बारे में कि उस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करें, या आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे, फिर आपको कैलकुलेशन समझ नहीं आएगी, फिर कैलकुलेशन में दिमाग मारेंगे। तो इस तरीके से जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम आपकी दूर होंगी। तो बहुत ध्यान से आप लोग समझिए। मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, इस बात की मैं पूरी गारंटी लेता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैथ में आपको परेशानी में नहीं आने दूंगा। तो इस बात का मेरे पे भरोसा करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर मैं आपको किस तरीके से और क्या क्या पढ़ाऊंगा वो आप जरा मेरे साथ रहिए। आपको इतने बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा कि आपको लगेगा कि ट्रिग्नोमेट्री आपने बनाई है, ट्रिग्नोमेट्री आपका इन्वेंशन है। तब जाके मैथ आपको समझ आएगी। आपको हर चैप्टर में आपको फीलिंग लेनी होगी, फील करना होगा उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को, तब जाके आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। रट कर या और किसी भी तरीके से आप उसको नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए मिलते हैं क्लास में। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता रहा था कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री अपन स्टार्ट करने वाले हैं आज, तो ट्रिग्नोमेट्री में जो भी मैं आपको बताऊंगा वो आप बहुत ध्यान से समझिएगा। ट्रिग्नोमेट्री आपने 10th में भी पढ़ा है, 10th के बेसिस पर ही मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपने जो 10th में पढ़ा है उससे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो आपने 10th में पढ़ा है वो भी मैं बताऊंगा। तो आपको बेसिकली पता चलेगा कि आपने जो 10th में पढ़ा है और जो 11th में पढ़ा है उसमें कितना डिफरेंस है। मतलब डिफरेंस का मतलब आपको डिफरेंस इस सेंस में पता चलेगा कि आपने कितना बेसिक लेवल 10th में देखा था और उसी बेसिक लेवल को ही मैं बताऊंगा, लेकिन मैं किस तरीके से बताऊंगा ये फ़र्क आपको पता चलेगा मेरे बताने में। तो आपको पता चलेगा कि अब आप सीनियर में आ गए हैं, अब आप 11th में आ गए हैं, ऐसा आपको फील होगा। तो बेसिकली मैं आपको एक बात और बता रहा था जो मतलब बताते हुए मेरे वीडियो में थोड़ा सा रह गया कि यदि आप मैथ में लॉजिकल हैं तो विश्वास मानिए कि आपसे बहुत बड़े बड़े लोग आपसे सलाह लेने आएंगे। मैथ की वजह से आज आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि मैथ पढ़ते हैं आप, मैथ में लॉजिक्स आपके अच्छे हैं। यदि मैथ में लॉजिक अच्छे हैं, आपके समझने की क्षमता बढ़ चुकी है। मैथ पढ़ने से आपके किसी चीज़ को जो अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी होती है वो आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है।
जिसकी वजह से आप फिजिक्स केमिस्ट्री भी बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं और उसको आपको रटना नहीं पड़ेगा। अदरवाइज़ जो बच्चे मैथ नहीं लेते वो फिर हर सब्जेक्ट को क्या करते हैं, रटना चाहते हैं। आप विश्वास मानिए जिन्होंने बायोलॉजी लिया होगा वो आपसे डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि उनको रटने की क्षमता उनकी ज़्यादा है। तो वो अदर सब्जेक्ट भी, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, उसको भी वो लोग रटना चाहते हैं, उसको रट कर समझेंगे। तो जो रट कर समझी वही चीज़ होती है वो सिर्फ शॉर्ट टेम्पर होती है, टेम्प्रेरी होती है, कुछ टाइम के लिए होती है। लेकिन जब हम चीज़ों को समझते हैं ना तो वो लॉन्ग लाइफ हमारे काम देती है और हमारे एग्ज़ाम में भी हमारे साथ ही रहती है। तो रटना और रट आप कितना सकते हैं, रट आप छोटी छोटी बुक्स जो आप 9-10 में पढ़ते थे वो आप चाहें तो रट लें, लेकिन यहाँ पर इतना सिलेबस वास्ट है, इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं आपकी जिनको रटना तो भूल ही जाइए। आपकी रट कर आप कोई चीज़ कर सकते हैं, रट तो सकते ही नहीं हैं। तो रटना तो आपके दिमाग में होना ही नहीं चाहिए कि आप कोई चीज़ रट के कर सकते हैं। तो आप डिफरेंट हैं, आपने मैथ्स लिया है, मैथ ऑप्ट किया है, ऑब्वियसली आप यदि मैथ सोच रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप में रटने की क्षमता कम है, इसीलिए आपने मैथ चूज़ किया है। तो आइए मैं आज आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। मैं ट्रिग्नोमेट्री इस तरीके से आपको बताऊंगा, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करूंगा, जिससे आपको लगना चाहिए कि जी हाँ ट्रिग्नोमेट्री का आविष्कार हमने किया है, ट्रिग्नोमेट्री हमने बनाई है, ट्रिग्नोमेट्री हमारी बनाई हुई है या ट्रिग्नोमेट्री हमारी देन है। तो ये आपको बहुत ध्यान से समझना है। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री ये जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, ये 2 वर्डों से बना हुआ है, ट्रिगोनो और प्लस मेट्री। ट्रिगोनो प्लस मेट्री। ट्रिगोनो का मतलब होता है ट्रायंगल, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। कुल मिलाकर ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। ये तब की डिफिनीशन है जब ट्रिग्नोमेट्री का इन्वेंशन हुआ होगा कि मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। उस जमाने में जब ट्रिग्नोमेट्री का इन्वेंशन हुआ था तो ट्रिग्नोमेट्री का जो मेजरमेंट होता था सिर्फ ट्रायंगल तक सीमित था, सिर्फ ट्रायंगल की कैलकुलेशन पर ही पूरा बेस था। आपने ट्रायंगल में 9-10 में पढ़ा होगा कि साइन थीटा कॉस थीटा किस तरीके से पढ़ते हैं, तो वो भी राइट एंगल ट्रायंगल पर। लेकिन आज की डेट में ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पर नहीं सीमित रह गया है, वो हर तरीके के ट्रायंगल पर एप्लीकेबल है। और ट्रायंगल के अलावा आप किसी और चीज़ में, हाइट एंड डिस्टेंस में आपने क्वेश्चंस किए होंगे कि हवाई जहाज उड़ रहा है आसमान में, हवाई जहाज उड़ रहा है, हम यहाँ से आंखों से देख रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितनी हाइट पर, यदि हमें उसका एंगल पता है या हमें पता है कि वो उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है हमसे दूर, तो हमें उसकी हाइट पता चल जाएगी। या हाइट पता है तो हमारी आंखों से उसकी हॉरिजॉन्टल, उसके फुट की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता चल जाएगी, या एंगल ऑफ एलिवेशन पता चल जाएगा। मतलब कुछ बातें पता हो तो बाकी कुछ बातें हम बहुत आसानी से निकाल सकते थे। आपने एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ा है, जैसे इसमें मैंने बताया हवाई जहाज उड़ रहा है, या आप एंगल ऑफ डिप्रेशन भी आपने पढ़ा होगा, जैसे आप किसी ब्रिज पर बैठे हैं और नीचे से कोई शिप जा रहा है, तो शिप को आप नीचे से ऊपर से नीचे देख रहे हैं, तो शिप कितनी डिस्टेंस पर आपसे है। ये सारी मेजरमेंट आप एंगल के बेस पर निकाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ ट्रायंगल पर सीमित नहीं रह गई है, उसका वास्ट यूज़ अब होने लगा है। तो ऑब्वियसली जब डे बाय डे कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आता रहता है, लोग एनालिसिस करते रहते हैं और कुछ नई नई चीज़ें खोजते रहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक जो मतलब था मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, तो इसको मैं एक शब्द में बोलूँ कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब जो पहले था, ट्रिग्नोमेट्री का जो मतलब बेसिक पहले था वो था मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल को इस तरीके से लिखा जा सकता है, डेल्टा से बनाया जा सकता है, तो डेल्टा को इस तरीके से लिख देंगे तो उसको ट्रायंगल ही बोलेंगे, राइट। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। अब इस ट्रिग्नोमेट्री का आविष्कार कहाँ से हुआ, कैसे कैसे हुआ, वो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। डिटेल में नहीं, बहुत ब्रीफ में बताता हूँ, सॉरी है, डिटेल में बताने जाऊँगा तो आप पक जाएंगे, है ना, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बताता हूँ। ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिश आप जानते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश है, और इसके अलावा फ्रेंच में कौन कौन सा सिस्टम पढ़ाया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री 3 सिस्टम में पढ़ाई जाती है। तो सिस्टम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है वो कौन कौन से, और इंडिया में कौन सा सिस्टम ऑप्ट होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो
सिस्टम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में यदि बताऊं तो 3 तरीके के सिस्टम में हम इस ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते हैं। पहला सिस्टम है सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम। दूसरा पढ़ेंगे सेंटेसिमल सिस्टम, तीसरा पढ़ेंगे बेटा सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं, ब्रिटिश सिस्टम। मतलब कुल मिलाकर ये ब्रिटिश में इस तरीके से लैंग्वेज को पहले मतलब जिसने आविष्कार किया, जिसने भी इसका इन्वेंशन किया ब्रिटिश में, तो ब्रिटिश सिस्टम इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच मतलब फ्रेंच कहाँ बोली जाती है? फ्रांस में। तो ये फ्रेंच सिस्टम के अंतर्गत आएगा। इसमें जो पढ़ेंगे वो फ्रेंच, मतलब मैं समझाने के लिए आपको समझा रहा हूँ कि समझिए कि आप फ्रांस में ऐसा पढ़ाया जाता रहा होगा या फ्रांस में ये सिस्टम है। ये इंडियन सिस्टम है। सर्कुलर सिस्टम जो अपन इंडिया में ऑप्ट करते हैं, जिसे हम लोग पढ़ते हैं, तो ये है सर्कुलर सिस्टम। अब मैं आपको सेक्साडेसिमल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, थोड़ा सा सेंटेसिमल सिस्टम के बारे में बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं सर्कुलर सिस्टम के बारे में पूरा बताऊंगा। सर्कुलर सिस्टम हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये है देसी सिस्टम, अपने देश में जो इसको ऑप्ट किया है और इसके बेसिस पर ही अपन लोग पूरा कैलकुलेशन करते हैं। थोड़ा बहुत हमने कॉपी किया है सेक्साडेसिमल को भी और सेंटेसिमल सिस्टम को, इसका भी थोड़ा सा सिस्टम ऑप्ट किया है। कितना सिस्टम हमने ऑप्ट किया वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, आप ज़रा ध्यान से सुनिए। सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या हुआ? पहला है जो सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम। इस सिस्टम में क्या हुआ? उन्होंने क्या कैसे मतलब इसको इन्वेंट किया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, राइट एंगल 1 राइट एंगल ट्रायंगल को उन्होंने 90 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, इस 90 डिग्री को इस तरीके से उन्होंने 90 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। इस एंगल को 90, जैसे एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट ये हो गया, मतलब इस तरीके से इन्होंने इस एंगल को 90 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया और एक पार्ट को उन्होंने बोला 1 डिग्री। तो इस तरीके से एक पार्ट को 1 डिग्री बोलेंगे तो 90 पार्ट में किया, तो 90 पार्ट का मतलब कितना हुआ? 90 डिग्री। आप जानते हैं ये अपन भी यूज़ करते हैं कि 1 राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है? 90 डिग्री होता है। फर्दर इन्होंने इस सिस्टम में क्या किया? जो इसका एक पार्ट है, आप इस पार्ट को देखिए, जो एक पार्ट है, इस एक पार्ट को उन्होंने 61 डिग्री को 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 60 इक्वल पार्ट में और डिस्ट्रीब्यूट किया और एक पार्ट को उन्होंने 1 मिनट बोला। तो 60 इक्वल पार्ट्स में एक पार्ट को 1 मिनट बोलते हैं, तो वो 60 पार्ट को क्या हो गया? 60 मिनट हो गया। 60 मिनट को इस तरीके से डिनोट करते हैं। इसका मतलब है 60 मिनट। तो एक पार्ट का मतलब हुआ 60 मिनट। मतलब इन्होंने क्या किया, जो एक पार्ट था 1 डिग्री था, उस 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया और एक पार्ट को बोला 1 मिनट। तो 60 पार्ट कितने हो गए? 60 मिनट। यानी कि 60 इक्वल पार्ट्स में यदि आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? आपका 60 मिनट कहलाएगा। ये आप ध्यान से समझिए पहले इसको। तो 1 डिग्री बराबर हो गया 60 मिनट। और फिर उन्होंने जो 60 पार्ट का जो एक पार्ट था, यानी 1 मिनट था, उस 1 मिनट को भी 60 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया। यानी 1 मिनट को उन्होंने 60 पार्ट में फिर से डिस्ट्रीब्यूट किया और उस एक पार्ट को 1 सेकेंड बोला। इसे बोलते हैं 60 सेकेंड। डबल डैश लगा देंगे तो उसका मतलब है सेकेंड। तो उन्होंने शुरुआत में क्या हुआ? पहले 90 डिग्री था, 90 डिग्री को उन्होंने 90 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो एक पार्ट को उन्होंने क्या बोला? 1 डिग्री। तो 90 पार्ट का मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री। इसके बाद क्या हुआ? 1 डिग्री को उन्होंने 60 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया और एक पार्ट को क्या बोला? 1 मिनट।
तो उस पूरा मिनट मतलब 1 डिग्री में कितने मिनट हो गए, 60 मिनट हो गए। फिर जो 1 मिनट वाला पार्ट था उस पार्ट को भी उन्होंने 60 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और एक पार्ट को बोला 1 सेकेंड, तो वो 60 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, तो 1 मिनट का मतलब हुआ 60 सेकेंड। आप जानते हैं आज की डेट में भी हम यही जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। क्या जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो इस तरीके से 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। तो ये जो ब्रिटिश सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम को हमने ऑप्ट किया है। जो हम आजकल वॉच देखते हैं अपना, बोलते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं, तो ये हमने ब्रिटिश सिस्टम ऑप्ट किया है। ब्रिटिश सिस्टम ऑप्ट करने का मतलब आपको पता है, पहले इंडिया में ब्रिटिश लोगों का रूल था। उन्होंने हमारे इंडिया में शासन किया। उसके बाद 1947 में 1947 में वो यहाँ से भाग गए, मतलब भगा दिया गया उनको, और हमारा देश आज़ाद हो गया। तो उनका जो थोड़ा सिस्टम था वो हमने इतना कॉपी कर लिया है, और आज की डेट में भी हम यही बोलते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो ये उनका सिस्टम था जो हमने अपने लाइफ में कॉपी किया है जो मैं आपको बता रहा था। इसके बाद जो सेकंड सिस्टम है वो है सेंटेसिमल सिस्टम। तो सेंटेसिमल सिस्टम मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। मेरी क्लास अभी 15 से 20 मिनट के बीच की है, तो 15 मिनट पूरे हो गए हैं। सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, और नेक्स्ट क्लास में अपन समझेंगे इसके बाद का पोर्शन। तो क्योंकि मुझे जो समझाना है वो इस तरीके से समझाना है कि आपको वो चीज़ समझ आनी चाहिए। एक एक चीज़ मुझे जल्दीबाजी में नहीं पढ़ाना है, मैं जल्दीबाजी में नहीं पढ़ाता कभी भी। और आपको ऐसा भी नहीं कि सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। मतलब टाइम से पहले ही मैं सिलेबस कंप्लीट कर देता हूँ, इतने शार्प तरीके से मैं पढ़ाऊँगा आपको। तो डू नॉट वरी अबाउट दैट, मेरे पे ट्रस्ट करो, मेरे पे भरोसा करो। मैं आपको इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और एक एक चीज़ आपको समझ आ जाएगी। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कुछ ऐसा है जो समझ नहीं आया हो। प्लीज़ यदि समझ नहीं आया हो तो यू कैन टेक माई पर्सनल नंबर एंड यू कैन चैट विथ मी कि सर ये मेरे को समझ नहीं आया, ये मुझे आप एक बार फिर से समझाइए। तो आई विल डेफिनेटली मैं आपको समझा दूंगा वो बातें कि क्या क्या है उसमें, ठीक है। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में अपन आगे समझेंगे सेंटेसिमल सिस्टम क्या होता है और सर्कुलर सिस्टम क्या होता है, राइट। आइए मिलते हैं क्लास में, नेक्स्ट क्लास में।